कहनी है। एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में। एक लाइन में ये बोलती हूँ कि आपसे मुझे शिकायत है कि जब मैं बोलती हूँ तो भाजपा के लोग बोलते हैं तो आप उनको चुप नहीं नहीं, ये आप आरोप नहीं लगा। देखिए मैंने अभी रोका उनको, अभी मैंने गोपाल जी को रोका, मैंने मीम जी को 3 बार रोका। ये तो आरोप मेरे ऊपर आप लगा ही नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल, मैं एकदम निष्पक्ष भाव से तीनों नहीं, मैं सबको रोकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बहस डिरेल ना हो, मुद्दे पर है जो हमारा असली मकसद है इस चर्चा को करने का। आशुतोष जी और कार्तिकेय भाई, आप दोनों लोग जो है एनालिस्ट है और देखते रहते हैं, क्या ये मेरी मांग नाजायज़ है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पे चर्चा होनी चाहिए और इसमें विपक्ष और सरकार दोनों मिल के करें? अब दोनों, मैं अपना सवाल रख रहा हूं कि विपक्ष अपने में उलझा हुआ है और सरकार के पास एक बढ़िया मौका है। आज संजय सिंह ने एक हल्का सा पत्थर मारा, अब खत्म, अब नैरेटिव बन गया कि आज तो ये डिबेट सब जगह इसी पे होगी। किसी की दिलचस्पी है क्या कि संसद के अंदर गंभीर विषयों पर चर्चा हो? आप तय कर लीजिए कि मुझे सिर्फ महंगाई पर चर्चा करनी है, सरकार कैसे बचेगी बताइए आप, आशुतोष जी। नीरज, मुझे लगता है कि जो ज्यादा गंभीर बहस है वो लोकतंत्र को लेकर है, और लोकतंत्र को लेकर इसलिए है क्योंकि अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र हैं उनकी बात को सुन रहा था। उन्होंने 2 बातें कही हैं और दोनों बातों पर मुझे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि ये लोकतंत्र का एक तरीके से मखौल ही है। उन्होंने कहा मेजॉरिटी हमारे पास है, फिर उन्होंने कहा गवर्नेंस। लोकतंत्र का मतलब और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी नहीं होती है। अगर आप गांधी जी को पढ़ेंगे तो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है माइनॉरिटी राइट्स। जो बहुमत है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति कितना संवेदनशील है, और अल्पसंख्यक का मतलब किसी धर्म विशेष या जाति विशेष से नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब संसद के अंदर जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उनके प्रति आप कितने संवेदनशील है। ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपके पास बहुमत है, आज आपके पास बहुमत है, कल किसी और के पास बहुमत होगा, और अगर कल आपके पास बहुमत होगा तो बहुमत नहीं होगा तो फिर आपको भी यह सफर करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, बीच युद्ध के अंदर जब विपक्ष की मौजूदगी संसद के अंदर बिल्कुल खत्म थी, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने सवाल खड़ा किया और बीच युद्ध के अंदर संसद बुलाई गई और उसके दौरान ये डिबेट हुई कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, भारत को चीन से लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है और क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वहां पर सवाल लोकतंत्र का था, लेकिन बहुमत का अगर प्रश्न होता तो संसद नहीं बुलाई जाती। इसलिए मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकतंत्र तब चल सकता है, सरकार तब चल सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मांगों के प्रति संवेदनशील हो, एक दूसरे के प्रति क्रिएटिव टुगेदरनेस हो। एक दूसरे का सम्मान आज की तारीख में संसद के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे को दुश्मन के भाव से देखते हैं। और जहां तक संसद में जो चर्चा का सवाल है, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। जो 14वीं लोकसभा थी उसमें 60% जो बिल थे वो सिलेक्ट कमेटी के पास गए। तो सिलेक्ट कमेटी अपने आप में मिनी पार्लियामेंट होती है। 15वीं लोकसभा के अंदर 71% चीजें सिलेक्ट कमेटी के पास गई थी, स्टैंडिंग कमेटी के पास गई थी, वो मिनी लोकतंत्र होती। 16वीं लोकसभा में 2004 से 2019 के बीच में सिर्फ 25% बिल जो है वो सेलेक्ट कमेटी के पास गई हैं, और 2009 के बाद से अभी 82 में से सिर्फ 17 गई, यानी 20% गई है। तो अगर बिलों पे चर्चा नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाने का मुख्य प्लेटफॉर्म है, अगर बिल पर चर्चा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वैसे ही कानून बनेंगे, और फिर कानून बनेंगे उस पर लोगों का अविश्वास पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, लड़ाई उतरेंगे। इसलिए संसद की सैंक्टिटी बनाने की जिम्मेदारी पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को शत्रु भाव से देखेंगे तो ये बात आशुतोष जी, आपने जो आखिरी वाली बात कही ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगती है। जो दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों पक्ष के बीच में इतना ज़्यादा मनभेद हो चुका है, इतनी ज़्यादा अविश्वास की बात है कि कोई एक दूसरे के, मुझे तो ये लगता है कि सरकार ये चाहती है कि पहले बिल पास करा लो, बाद में देखेंगे चर्चा हो या ना हो। विपक्ष चाहता है कि पहले चर्चा हो जाए, बिल तो ऐसी की तैसी में जाए। ये जो अविश्वास की भाव है ना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और कानून बनाना सरकार काम है, पास कराना काम, लेकिन उस कानून पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग भी जानना चाहते हैं बहुत कि भाई बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें अलग अलग फ्रंट से अलग अलग ऑथेंटिक खबरें आती नहीं आती हैं, तो उस डिस्कशन को होना चाहिए। कार्तिकेय, ये दोनों पक्षों के बीच में आप तो ऑब्जर्वर की तरह विदेश से बैठ के देखते हैं, आजकल हालांकि दिल्ली में ही देख रहे होंगे, बड़ी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, संसद में भी और बाहर भी, बरसात भी बीच बीच में हो जाती है। ये जो तरीका एक निकल गया पिछले 3-4 सत्रों से, ऐसा होता है कि पता रहता, मतलब हम लोगों को पता रहता है कि पहले दिन
15 मिनट के अंदर स्थगित हो जाएगी, फिर दूसरे दिन 10-20 मिनट के अंदर फिर स्थगित हो जाएगी, और फिर एकदम से एक दिन ऐसा होगा सैनिटाइज हो जाएगा। ये जो तरीका बार बार निकल रहा है, इससे बहुत सारे इश्यूज पर दिक्कत हो रही है, और इसमें मुझे लगता है कि दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। विपक्ष भी उतना एकजुट होकर एक विषय पर नहीं आता, वो भी अपने अलग अलग अपनी अपनी राग बना रहे हैं। तो सरकार को प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छा बात है, जब तक बिखरे हुए तब तक ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आशुतोष सर की कुछ बातों से मैं अग्री करूंगा। जो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का डेटा दिया, वो सारा डेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जांपल देता है कि दो तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि सरकार केवल अपने आप को पार्लियामेंट समझ रही है क्या, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सरकार और विपक्ष दोनों होते हैं। हम लोग जब चुनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, तो जनता केवल सरकार नहीं, विपक्ष भी चुनकर सरकार में पार्लियामेंट में भेजती है। तो क्या सरकार विपक्ष को वो रोल निभाने दे रही है जो उसको देना चाहिए? इस पर एक सवाल उठता है। उदाहरण के तौर पर वाजपेयी जी, सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि पिछले 2 टर्म से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली है, और अगर सरकार ग्रेसफुल होती, ग्रेशियस होती रादर, तो वो ये उनको ऑफर कर सकती थी। आज भी कांग्रेस के पास केवल 2-3 सीटों का ही फर्क है, वो टेक्निकली एलओपी बन जाए अगर 2-3 सीटें उनको मिल जाए, लेकिन नथिंग स्टॉप्स द प्राइम मिनिस्टर कि वो जाके बोले कि देखिए हमको एक एलओपी चाहिए ताकि फंक्शनिंग स्मूथ हो। लेकिन वो सरकार, इस सरकार का रुख थोड़ा अलग है। जो आशुतोष सर ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी का जो डेटा है वो बहुत अच्छे से बताता है कैसे यूपीए 1-2 में 60-70% बिल स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में ये फर्क है कि स्टैंडिंग कमेटी में दोनों मेंबर्स, दोनों हाउस के मेंबर्स रहते हैं, और उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों के मेंबर्स रहते हैं। सिलेक्ट कमेटी में केवल एक हाउस के मेंबर्स रहते हैं, जहां से सिलेक्ट कमेटी की मांग होती है। इसका एक और डेटा पॉइंट है कि 2014 में जब ये सरकार चुनकर आई, तो 14 से लेकर 15 की मार्च तक इतनी सिलेक्ट कमेटियों की मांग राज्यसभा में हो गई जितनी पूरी यूपीए में नहीं हुई थी। कारण यह था कि क्योंकि उस समय विपक्ष की मेजॉरिटी राज्यसभा में थी, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रोसेस नहीं हो रहा था, विपक्ष सिलेक्ट कमेटी का राउट यूज कर रही थी। मोटा मेरा इससे जो मैं इशारा जिस तरफ कर रहा हूं कि सरकार शायद विपक्ष को अपने साथ हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती। अच्छा, फिर जब प्रक्रिया होती भी है तो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कैसे टेक्निकलिटीज के नाम पे वोट का डिवीजन अलाउ नहीं होता, वॉइस वोट से कानून पास करा दिए जाते हैं। हाँ, आधार बिल को आपने मनी बिल की तरह प्रस्तुत कर दिया। तो ये हो गई सरकार की बात। अब आते हैं विपक्ष की बात पर। देखिए, विपक्ष इस समय बिल्कुल असंगठित है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि जो विपक्ष में सबसे बड़ा स्तंभ है, जो ऑल इंडिया एक पार्टी है, वो मुझे कहीं ना कहीं उसकी टॉप लीडरशिप इतनी सीरियस नहीं लग रही। क्यों नहीं? विपक्ष की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें वो बैठकर चर्चा करते हैं कि बताइए अब क्या इस बार करना है। उसका कारण ये है वाजपेयी जी कि विपक्ष में एक चर्न चल रहा है। चर्न ये है कि कांग्रेस के पतन के बाद जो पतन चल रहा है, कांग्रेस का ही वोट शेयर ऑक्यूपाई करने के लिए काफी सारी विपक्ष की पार्टीज आगे बढ़ रही हैं। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, कई सारी पार्टियां हैं। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि विपक्ष एकजुट होकर सामना करेगा, जब कांग्रेस केवल एक 50 सीटों की पार्टी बन के रह गई है लोकसभा में और केवल 2 राज्यों में पूरी सरकार है, ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को के लिए सही नहीं है, और ये भी एक नुकसान पहुंचा रहा है इस डिबेट की पूरी प्रक्रिया को। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि विपक्ष में, मान लीजिए अगर सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी चाहें तो वो एक कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे सब पार्टियां ना भी आए, लेकिन जो आपके साथ अभी भी हैं, जो जुड़े हुए हैं लोग आपके साथ, कम से कम उनके साथ आप एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाकर पार्लियामेंट को अप्रोच करें। तो मेरे अनुसार वाजपेयी जी, ये मुद्दा दोनों तरफों से प्रॉब्लम का है, और जैसा कि आशुतोष जी कह रहे हैं, अंत में जो हानि है वो संविधान की है, लोकतंत्र की है। और जैसा कि आपने कहा, करके एक छोटा सवाल हैं वो मुद्दे पे बात, एक छोटा सवाल जी। मैं इस बात को, मैंने भी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी कि वो इन चीज़ों को करे, बड़ा भाई बन के करे। उनका ज़्यादा रिस्पांस बनता है, ज़्यादा उनकी स्टेक उनका ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ, उसको एकजुट करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कर नहीं रहे हैं। और आपने बड़ा सही कहा कि वो स्टेक लूटने में सबको इंटरेस्ट है, वो चाहे टीएमसी हो, जब सबको लगता है वो स्पेस जो खाली हो रहा है उसको कब्जा कर लें और आपस में डिस्कस हो। अभी देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कैसे क्या हुआ, सब तरफ जिस तरीके से माहौल दिखा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष मौका भी देता है कि हम ऐसे ही हैं, तो नेचुरली है कि आप किसी दूसरे को फायदा उठाने देंगे। नीरज जी, जब ताकत आती है आपके पास, तभी आपका सही चरित्र सामने आता है।
जब इतनी ताकत आपको जनता ने दी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक अपना ब्रूट फोर्स के साथ गवर्नेंस में डील करें, और या आप ग्रेशियस बने, ग्रेसफुल बने और कहें ठीक है मैं 300 सवा 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी हूं, आप केवल 50 मेंबर वाली पार्टी हैं, लेकिन हमें लगता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए हम आपको साथ मिलाकर चलेंगे। तो ये एक ऑलिव ब्रांच, एक टोकनिज्म, एक जो प्रोसेस है कि अक्रॉस द आइल जिसको बोलते हैं। मुझे एक चीज और लगती है वाजपेयी जी, शायद ये बात आप भी एग्री करेंगे, एक जमाना था जो पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो वेल नेटवर्क थे हर पार्टी में, उनके रिश्ते होते थे हर पार्टी में, वो जानते थे कैसे अक्रॉस द आइल जाकर डिस्कशन कराना है, चर्चा करानी है। मुझे लगता है हम वो पॉलिटिशियंस भी मिस कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि अब पॉलिटिक्स इतनी पर्सनलाइज हो गई है कि मतलब एकदम पर्सनलाइज होके ब्लेम गेम होता है, पर्सनलाइज होके डिबेट होता है, एक वेंडेटा हो गया है। आशुतोष जी, क्विक कमेंट आपका एक। चलिए, क्या विपक्ष को मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, विपक्ष और सरकार के बीच में जो एक जिसे कहते हैं रागात्मक संबंध होना चाहिए, वो नहीं है। नहीं, वो संबंध तो पहले तो विपक्ष एकजुट करिए ना, फिर रागात्मक संबंध बनेगी। वो किसकी जिम्मेदारी है? नीरज जी मैं आपको बताऊं 2008 में सोमनाथ चटर्जी जो है वो लोकसभा के स्पीकर थे, और सोमनाथ चटर्जी ने बाकायदा बड़े इमोशनल हो गए और कहा ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल है। इसलिए खराब पल है क्योंकि विपक्ष सरकार को चलने नहीं दे रहा, संसद को चलने नहीं दे रहा। मुझे याद पड़ता शंकर दयाल शर्मा जब राज्यसभा के चेयरमैन थे तो वो सदन में रो पड़े थे, लेकिन उस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक संबंध था, दोस्ती थी, शत्रुभाव नहीं था। संसद के अंदर हंगामा होता था, स्पीकर परेशान होते थे, राज्यसभा के चेयरमैन परेशान होते थे, लेकिन जैसे ही संसद सदन के बाहर निकलते थे एक दूसरे के प्रति उनके मन में स्नेह था, मोहब्बत थी और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। आज सदन के अंदर जो माहौल है वही माहौल बाहर हो गया है। यही दिक्कत है कि ना तो सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान कर रहा है, ना ही विपक्ष सत्ता पक्ष का सम्मान कर रहा है। अब इसके लिए आप जिसको चाहे उसको जिम्मेदार ठहरा, मैं किसी एक को जिम्मेदार ठहराने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जिसको चाहे उसको जिम्मेदार ठहरा दिए। इसलिए जो और स्पीकर का काम यह है कि वो कम से कम विपक्ष के साथ बैठकर कॉन्फिडेंस में लेके, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वो कॉन्फिडेंस में लेके। आशुतोष जी, क्विक ब्रेक लेना है मुझे, एक कुछ तो मजबूत सर, एक ब्रेक लेके आता हूं सर, फिर आप ही लोगों का नंबर आपके पास ही आऊंगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते, ऐसे थोड़ी चीजें बनती हैं सर, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे।